नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। मौर्यकालीन प्रशासन, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे मौर्यकालीन नगर प्रबंध, ग्राम प्रबंध, मौर्यकालीन अधिकारी, मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन शिक्षा, मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन धर्म। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन की। तो मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत जो हम बात करते हैं नगर प्रबंध, मौर्यकाल का जो है ग्राम प्रबंध व्यवस्था कैसी थी। दोस्तों, मौर्यकाल की जो है अधिकारी वर्ग जो कैसे विभाजित था, मौर्यकाल का समाज कैसा था, शिक्षा कैसी थी, न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, उनका जो कला के क्षेत्र में उनकी क्या उपलब्धि थी और मौर्यकालीन धर्म के उनके बारे में क्या उपलब्धि थी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यकालीन प्रशासन जो है तो मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित प्रांत थे। साम्राज्य के जो प्रांत थे, साम्राज्य के जो प्रांतों में जो साम्राज्य विभाजित था वो निम्नलिखित भागों में विभाजित था। उसमें उत्तरापथ सबसे पहले है। उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो थी सुवर्णगिरी। मध्य भाग की जो राजधानी थी मौर्यकाल के उनकी थी पाटलिपुत्र। पूर्वी भाग की जो राजधानी थी वो थी तोसली और पश्चिमी भाग की जो राजधानी थी वो थी अवंती या उज्जैनी, जहां पर अशोक बिंदुसार के समय में उपराजा या गवर्नर नियुक्त था। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं मौर्यकालीन का जो प्रशासन था। जो प्रशासन के जो क्षेत्र थे वो उत्तर, दक्षिण, मध्य भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भागों में विभक्त था। और उस भाग में जो उनकी अलग अलग राजधानी थी, जैसे उत्तरी जो भाग था उसकी जो है तक्षशिला राजधानी थी, दक्षिण भाग की जो है सुवर्णगिरी जो वर्तमान वो कर्नाटक है वो राजधानी थी, मध्य भाग की जो इनका प्रशासन केंद्र था वहाँ राजधानी थी पाटलिपुत्र, और पूर्वी भाग में तोसली थी जो कलिंग था, और पश्चिमी भाग की जो राजधानी थी अवंती या उज्जैनी थी। मौर्य काल में अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। अधिकारी जो होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था, जिसका उल्लेख जो है अर्थशास्त्र करता है। अर्थशास्त्र में जो है अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी और इनको 12,000 पण जो है वार्षिक वेतन मिलता था। कुछ जो मुख्य अधिकारी थे उनको 42,000 पण जो है वार्षिक वेतन। पण जो है मुद्रा की इकाई थी। पण है क्या? मुद्रा की इकाई थी। पण है मुद्रा की इकाई थी। इसके अलावा जो है मंत्री और इनकी जो नियुक्ति होती थी, इनकी नियुक्ति होती थी उपधा परीक्षण के द्वारा इन मंत्रियों की जो है
नियुक्ति की जाती थी। उपदा परीक्षण के माध्यम से दोस्तों इनकी नियुक्ति की जाती थी। इसके अलावा जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष इनके ही अधिकारी थे, 18 थे अध्यक्ष थे वो दूसरी श्रेणी के जो है पदाधिकारी थे और इनकी संख्या 24 थी। इनको स्ट्रेबो क्या कहता है, अध्यक्षों को स्ट्रेबो क्या कहता है, मजिस्ट्रेट। स्ट्रेबो इनको जो है विदेशी इतिहासकार था यूनानी, वो इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहता था। इसके अलावा जो है इनका सदस्यों का वार्षिक वेतन भी जो है 12,000 होता था। अमात्य जो राजा के बाद में जो उनको जो धार्मिक और उनकी सलाह देते थे वो सर्वों से शुद्ध समझे जाते थे, उनको मंत्री परिषद में उचित स्थान जो है दिया जाता था। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन नगर प्रबंध की। मौर्यकालीन दोस्तों हमने देखा अभी साम्राज्य जो है मौर्यकाल का जो साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। अधिकारी, इनके अलावा जो अधिकारी वर्ग था उसको तीर्थ कहा जाता था, उनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख है। इनको 12,000 पण बेसिक वेतन मिलता है और इनको जो नियुक्ति होती थी अधिकारियों की वो दोस्तों उपदा परीक्षण के माध्यम से होती थी। मुख्य अधिकारियों को जो है 42,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। इसके अलावा दूसरी श्रेणी के पदाधिकारी जो है अध्यक्ष थे, उनको स्ट्रेबो मजिस्ट्रेट कहता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मौर्यकालीन जो है नगरों का प्रबंध, नगर प्रबंध। मेगास्थनीज के अनुसार जो है 6 समितियां बनी हुई थी। 6 समिति बनी हुई थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, जिनमें पहली है औद्योगिक समिति, विदेशी मामले की समिति, तीसरी है जनसंख्या, चौथी है व्यापार, पांचवी है कला और संस्कृति और छठी है कर से संबंधित। दोस्तों अब हम बात करते हैं मौर्य काल का जो नगर प्रबंध था वो उसका जो उल्लेख है मेगास्थनीज महोदय ने किया। और मेगास्थनीज महोदय ने बताया कि मौर्य काल जो नगर थे, पाटलिपुत्र जो नगर है लकड़ी का बने हुए महल के इर्द गिर्द एक जो 4 दीवारी के अंतर्गत जो है मौर्य काल के नगर बने हुए थे। उन नगरों को चलाने के लिए या फिर उन नगर जो प्रबंध की व्यवस्था जो है नगर की जो व्यवस्था देखने के लिए जो मेगास्थनीज बताता है कि 6 समितियां निर्धारित थी। 6 समितियों में टोटल सदस्य थे 30। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, जिन समितियों का नाम था क्रमशः पहली है औद्योगिक समिति, मतलब औद्योगिक मामले या औद्योगिक जो भी चीज की जांच करेगी वो औद्योगिक समिति करती थी। दूसरी थी विदेशी मामले और विदेशी व्यापार की समिति। तीसरी समिति थी उनकी जनसंख्या निर्धारण या जनसंख्या के बारे में या जनसंख्या नियंत्रण, कोई भी जनसंख्या से रिलेटेड कार्य होगा वो तीसरी समिति करती थी। व्यापार से संबंधित जो है चौथी समिति करती थी कार्य, और 5वीं समिति कला और संस्कृति की जो है देखने का कार्य 5वीं समिति करती थी। उसके अलावा कर का जो निर्धारण या कर से संबंधित जो भी कार्य होते थे कर संबंधी समिति करती थी। अब हम बात करते हैं ग्राम प्रशासन, मौर्य काल का ग्राम प्रशासन। मौर्य काल का जो ग्राम प्रशासन है उसके अंतर्गत जो है इसका मुख्य अधिकारी होता था गांव का ग्रामीणी।
इसके अलावा मौर्य काल में गांव के जो कार्य थे ग्रामीणी, और इसमें इसकी सहायता करता था गोप नामक अधिकारी। गोप अधिकारी ग्रामीणी की जो है सहायता करता था। और इसके अंतर्गत जो हम देखते हैं कि प्रत्येक जो प्रांत है वो जनपदों में, गांव के जो है जनपदों में बटे हुए थे। उसमें जो गांव का भी एक सिस्टम था कि स्थानीय थे, जिसमें 800 गांव थे। द्रोणमुख में 400 गांव थे। खारवाटिक में 200 गांव थे। खारवाटिक में 200 गांव थे तथा दोस्तों संग्रहण में 100 गांव और गोप में 5 से 10 गांव। संग्रहण में 100 गांव और गोप में 5 से 10 गांवों का उल्लेख होता है। मतलब गांव की एक विशेषता थी कि सबसे छोटा, जो बहुत छोटे छोटे गांव को मिलाते थे, 5 से 10 गांव गोप होते थे। उसके अलावा 5-10 गांवों को मिला के 100 गांव जब इकट्ठे हो गए उनको संग्रहण कहा जाता था। जब 4-5 संग्रहण जब 4 हो जाते थे उनको खारवाटिक कहा जाता था, 200 गांवों को। उसके बाद में 400 गांवों का समूह है द्रोणमुख होता था, और जो बड़ा समूह होता था 800 गांवों का, उसको स्थानीय कहा जाता था। इसके अलावा प्रत्येक गांव में एक सरकारी अधिकारी होता था जिसको ग्राम भोजक, सरकारी अधिकारी को जो है ग्राम भोजक कहा जाता था। सरकारी जो अधिकारी होता था गांव का उसको ग्राम भोजक जो है कहा गया। तथा मौर्य काल की अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में। दोस्तों अभी हमने देखा नगर प्रबंध जो है और मैगस्नीज के अनुसार 6 समितियों में, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, जिसमें औद्योगिक, विदेशी मामले, जनसंख्या, व्यापार, कला और संस्कृति और कर से संबंधित समिति थी। गांव का जो प्रबंध है वो ग्राउणी और गोप नामक उसके अधीन अधिकारी काम चलाता था। और गांव का जो सरकारी अधिकारी होता था, जैसे अभी गांव में होता है जैसे सेक्रेटरी होता है ग्राम सेवक, तो ऐसे ही उस समय का सरकारी अधिकारी होता था, उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। गांव के जो सिस्टम सा था, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवाटिक, संग्रहण और गोप नामक जो इकाइयों में गांव बटे हुए थे। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो मौर्यकालीन जो न्यायालय थे, मौर्यकालीन जो न्यायालय थे, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं हम, तो न्याय व्यवस्था में मौर्यकालीन जो न्यायालय थे उनके 2 प्रकार थे। पहला है धर्म स्थनीय और दूसरा है कंटक शोधन। कंटक शोधन 2 प्रकार के न्यायालय दोस्तों मौर्य काल में न्यायिक व्यवस्था में 2 प्रकार के न्यायालय थे, जिनको सामान्यतः दीवानी और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी न्यायालय जो है कहा जाता था। दोस्तों दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय में अंतर आपको है, बताते हैं कि दीवानी न्यायालय जो होते हैं वो संपत्ति या फिर कोई अधिकार, उसके लिए जो न्यायालय होते थे, जनरल जो न्यायालय होते थे जिनमें भूखंड विवाद या कोई भी है तो वो दीवानी न्यायालय में सुने जाते थे। और किसी मृत्युदंड या चोरी, अपराधी, लूट, डकैती या किसी की हत्या करने का वो फौजदारी मामलों के अंतर्गत आते हैं। इनको जो है, जो मामले पहले जो सुने जाते थे उनको दीवानी मामले जो है धर्म स्थनीय न्यायालय में ये सुने जाते थे, और कंटक शोधन में फौजदारी न्यायालय है जो सुने जाते थे। प्रदेष्टि नामक जो अधिकारी था, प्रदेष्टि नामक जो अधिकारी था वो फौजदारी जो मामले हैं उनकी जांच करता था। मौर्य काल की जो न्याय व्यवस्था थी, जो दंड विधान था वो अत्यंत कठोर था। इसमें अपराधों के जो जुर्माना है वो ज्यादा लिया जाता था। सामान्यतः उनके कोड़े मारना, अंग भंग करना और मृत्युदंड की जो सजा है वो मौर्य काल में अपराधियों को दी जाती थी। सबसे ज्यादा जो सजा दी जाती थी, कोई कारीगर जो मकान का निर्माण करता है, कोई भी कार्य करता है, उस कारीगर के साथ में तुम अपराध करोगे या कारीगर के से कोई भी तुम अपराध करोगे तो उस अपराध की मौर्य काल में सबसे ज्यादा सजा दी जाती थी। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के जो है दंड है उनका उल्लेख होता है। पूर्व साहस,
मध्यम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस। उत्तम साहस का जो है 3 प्रकार के जो दंड है मौर्य काल में उल्लेख होता है। पूर्व साहस दोस्तों, मध्यम साहस और उत्तम साहस। इसके अलावा हम बात करते हैं मौर्य काल में जो है गुप्तचर व्यवस्था भी, न्याय व्यवस्था को एक अच्छा रूप देने के लिए मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का भी प्रचलन था। गुप्तचरों को जो है यह विभाग, गुप्तचर जो विभाग है, गुप्तचर विभाग है महामात्य सर्प के अधीन जो है एक अधिकारी है मौर्य काल का, महामत्य सर्प के अधीन गुप्तचर विभाग को रखा गया। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष है कहा जाता था। वैश्या स्त्री भी जो है गुप्तचर का काम करती थी, तो उनको रूपाजीवा, उन स्त्रियों को रूपाजीवा कहा जाता था। तथा मौर्य काल की जो अब हम बात करें वित्त व्यवस्था, तो मौर्य काल में वित्त व्यवस्था है वो भी जैसे अस्त्र शस्त्र, नमक खनन आदि आधार पर चलती थी। मौर्य काल की जो सेना की बात करें तो मौर्य काल की जो सेना है, जिसके बारे में मैंने बताया चंद्रगुप्त की सेना बहुत विशाल थी, जिसका उल्लेख है जस्टिन भी करता है, और मेगास्थनीज बताता है कि सेना का प्रबंध करने के लिए भी जो मौर्य काल में 6 समितियां बनी हुई थी उसी समय, जैसे अभी बताया था थोड़ी बहुत देर पहले, 6 समितियां बनी हुई थी। तो 6 समितियों में जो है 5 सदस्य थे। सेना प्रबंध की है 6 समिति बनी हुई थी। तो 6 समितियों का जो प्रबंध है वो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य है वो करते थे। जैसे पैदल सेना की समिति है, घुड़सवार सेना की है, रथ सेना की है और अश्व सेना की है, और सेना को रसद सामग्री, जो पहली समिति है सेना को रसद सामग्री दिलवाएगी, दूसरी है पैदल सेना, तीसरी है घुड़सवार सेना, अश्व सेना, रथ सेना, हस्ती सेना, और एक जो जहाज जो है, जहाज निर्माण या फिर वो जो पानी की जो जल सेना है उसका भी, जल बेड़ों की भी जो है एक समिति जल बेड़ों का कार्य देखती थी। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद होता था सेनापति का। सेनापति को जो है 48,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। सेनापति की सहायता करने के लिए एक अधिकारी होता था नायक, जो सेना का संचालन देखता था। उस नायक को मौर्य काल में दोस्तों 12,000 रुपये वेतन दिया जाता था। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन जो अधिकारी थे। अभी आपको बताया था मौर्यकालीन अधिकारी थे कितने, 18 तीर्थ और 24 लक्ष्य, 24 जो है संस्था के अध्यक्ष। तो अब हम बात करते हैं 18 तीर्थ, जिनको अर्थशास्त्र में जो है उनका उल्लेख होता है, तथा इन तीर्थों के बारे में हम बात करते हैं। तो मौर्यकालीन जो अधिकारी हैं आपको यहाँ बता देते हैं सारे। मौर्यकालीन अधिकारी, मौर्यकालीन जो है अधिकारी, मौर्यकालीन अधिकारी मौर्यकालीन अधिकारी में सबसे पहले हम लेते हैं समाहर्ता, राजकीय कर संग्राहक। समाहर्ता कर संग्राहक, कर का संग्रह जो व्यक्ति करता था उसको समाहर्ता कहते थे। सन्निधाता, सन्निधाता का जो कार्य था वो था कोष अध्यक्ष करना, कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जो है वो करना। तीसरा अधिकारी है युक्त, जिसको कहा गया है लिपिक, युक्त को लिपिक कहा है, लिपिक का कार्य करने वाला। प्रादेशिक था जिले का अधिकारी, जिलाधिकारी, जो वर्तमान कलेक्टर होता है वो जिलाधिकारी। कोष का जो संग्रह देखता है वो जो है सन्निधाता। युक्त है वो लिपिक होता था। उसके अलावा जो मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष ये अध्यक्ष थे, लक्षणाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मतलब मुद्रा, मुद्रा का जो है मुद्राधिकारी था। सीता मौर्य काल में जो है भूमि को कहा जाता था। तो
कृषि अधिकारी है वो शीताध्यक्ष था। माप तोल का जो निर्धारण करता था वो है पोतवाध्यक्ष था। माप तोल अधिकारी को जो है पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। इसके अलावा पणाध्यक्ष, रूपदर्शक और विविताध्यक्ष, पणाध्यक्ष, रूपदर्शक और विविताध्यक्ष। रूपदर्शक है सिक्कों का देखने वाला। विविताध्यक्ष है चरागाह अधिकारी और पणाध्यक्ष है मुद्राधिकारी। पणाध्यक्ष है व्यापार का अध्यक्ष, व्यापार अधिकारी, व्यापार को जो देखने वाला, उसको मौर्य काल में दोस्तों पणाध्यक्ष कहा जाता था। इसके अलावा हम बात करते हैं मौर्य काल के जो अधिकारियों में मौर्य काल के अधिकारियों के बारे में अब हम बात करते हैं। सूत्राध्यक्ष, द्वैवारिक, अंतर्वार्षिक। सूत्राध्यक्ष में हम बात करें तो मौर्य काल में जो सूत्राध्यक्ष अधिकारी होता था उसका काम होता था सूत्राध्यक्ष का कपड़ा बुनाई। इसके अलावा तीसरा जो अधिकारी होता था वो था मुद्राध्यक्ष मतलब पासपोर्ट जो बनता था, पासपोर्ट अधिकारी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो द्वारों का रक्षक। द्वैवारिक है जो मौर्य काल के जो महल होते थे उन द्वारों का अध्यक्ष, उनकी देखभाल करने वाला। अंतपुर होता था महल की देखभाल। अंतपुर जो अधिकारी है वो महल की देखभाल करता था। इसके अलावा जो है प्रशस्त है वो पुलिस विभाग को देखता था। पुलिस विभाग अधिकारी तथा इसके अलावा प्रेदेष्टा नैतिक अपराध, अंतपाल सीमा रक्षक। प्रेदेष्टा है नैतिक अपराधों को देखने वाला, नैतिक अपराध कोई व्यक्ति करता है उसको देखने वाला। अंतपाल है दुर्गों का रक्षक, जो दुर्ग बने हुए थे उनका रक्षक है वो अंतपाल कहा जाता था। तथा इसके अलावा हम बात करते हैं कारमांतिक जो है कारखाने का अधिकारी, दंडपाल दंड अधिकारी। कारमांतिक है कारखाने जो बने हुए थे मौर्य काल में उनका अधिकारी है, कारमांतिक है। दंडपाल है पुलिस विभाग का प्रधान, पुलिस विभाग का प्रधान। तथा अकाराध्यक्ष है खान अधिकारी, नवाध्यक्ष है नौका। अकाराध्यक्ष है खान अधिकारी, नवाध्यक्ष है नौका प्रबंध अधिकारी। संस्थाध्यक्ष जो है लास्ट है कि संस्थाध्यक्ष है वो है बाजार प्रबंध। संस्थाध्यक्ष है वो देखता था बाजार प्रबंध को देखने वाला अधिकारी, बाजार प्रबंध। दोस्तों हमने आपको जो है अधिकारी है इनको देख लेना एक बार। समाहर्ता है कर संग्रह करने वाला, सन्निधाता है कोषाध्यक्ष, युक्त है लिपिक का कार्य करने वाला, प्रादेशिक होता है जिलाधिकारी, लक्षणाध्यक्ष था मुद्राधिकारी, शीताध्यक्ष था कृषि अधिकारी, पोतवाध्यक्ष है मापतोल अधीक्षक अधिकारी,
पणाध्यक्ष है व्यापार रूपदर्शक है सिक्कों को देखने वाला, विविताध्यक्ष है चरागाह अधिकारी, सूत्राध्यक्ष कपड़ा बुनाई का कार्य देखने वाला, मुद्राध्यक्ष था पासपोर्ट अधिकारी, द्वारिक है द्वारका अधिकारी, अंतपुर है महलों की देखभाल करने वाला, प्रशासता है पुलिस विभाग, प्रदेष्टा नैतिक अधिकारी, अंतपाल है दुर्गों का जो रक्षक, कारमांतिक है कारखाने, दंडपाल पुलिस। ये सारे जो अधिकारी है मौर्य काल के प्रशासन को देखने वाले थे। इसके अलावा है शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष तो शुल्काध्यक्ष के अंतर्गत हम देखते हैं मार्ग जो है अधीक्षक, मार्गों का जो देखरेख करने वाला, मार्गों का अधीक्षक है उसको सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। सुराध्यक्ष, सुरा यानी दारू होती है मतलब शराब मदिरा, तो सुराध्यक्ष है, सुराध्यक्ष है मदिरालय प्रबंधन, मदिरालय प्रबंधन करता था। लवणाध्यक्ष है नमक की खान करने वाला, लोहाध्यक्ष है लोहे का, नमक को लवण भी कहते हैं तो लवणाध्यक्ष है लोहा अध्यक्ष है, लवणाध्यक्ष है नमक कारखाने, और लोहा अध्यक्ष है लोहे कारखानों को देखने वाला जो अधिकारी था वो लोहा अध्यक्ष था। इसके अलावा पत्तन अध्यक्ष, तट और बंदरगाह को जो देखने वाला, पत्तन कहते हैं बंदरगाह को, तो इसमें है पत्तनाध्यक्ष जो है तट पे बंदरगाह को देखता था, तट पे बंदरगाह को देखने वाला है पत्तनाध्यक्ष कहा जाता था। गौ अध्यक्ष है शाही पशुशाला, अस्वाध्यक्ष और हस्ताध्यक्ष। अस्वाध्यक्ष घोड़ों की देखभाल, घोड़ों की देखभाल। गौ अध्यक्ष है गाय, गायों की देखभाल। हस्ती अध्यक्ष है हस्तिशाला की, हस्तिशाला अधिकारी, हस्तिशाला का अधिकारी। इसके अलावा कोठागार अध्यक्ष जो है वो होता था, कोठागार अध्यक्ष होता था, कोठागार अध्यक्ष होता था वो है भंडार गृह का अधिकारी, भंडार गृह का अधिकारी। तो दोस्तों देखो शुल्काध्यक्ष है मार्गों का अधिकारी, सुराध्यक्ष मतलब शराब तो मदिरालय का अधिकारी, लवण होता है नमक तो नमक का अधिकारी, लोहा का है लोहे का अधिकारी, पत्तन होता है बंदरगाह तो बंदरगाह का अधिकारी, अश्वशाला जो है उसकी अश्वाध्यक्ष, गौशाला की देखरेख करने वाला गौध्यक्ष, हस्तिशाला की देखरेख करने वाला हस्ताध्यक्ष, और कोठागार की जो देखरेख करता था मतलब भंडार गृह की वो कोठागार अध्यक्ष जो है कहा जाता था। इसके अलावा हम बात करते हैं मौर्यकालीन जो अभी कितने 31 अधिकारी, तो मौर्य काल में टोटल 18 तीर्थ और 24 अध्यक्ष थे। तो अब हम बात करते हैं सूनाध्यक्ष, अब हम बात करते हैं सूनाध्यक्ष, बूचड़खाना, बूचड़खाना अधिकारी मतलब कसाई खाने का अधिकारी जो है उसको सूनाध्यक्ष कहते थे। स्वर्णाध्यक्ष है स्वर्ण विभाजन का अधिकारी, स्वर्णाध्यक्ष जो था, स्वर्णाध्यक्ष था वो स्वर्ण विभाजन अधिकारी था, स्वर्णाध्यक्ष है उसको स्वर्ण विभाजन अधिकारी कहते थे। इसके अलावा देवताध्यक्ष है मंदिरों का अधीक्षक, देवताध्यक्ष है, देवताध्यक्ष है वो मंदिर अधीक्षक होता था, मंदिर अधीक्षक होता था।
इसके अलावा हम बात करते हैं बंदनागृह अध्यक्ष, मतलब किसी कैदी को बंदनागृह अध्यक्ष है कैदियों के लिए कारखाने का जो है, जो कैदी घर है उसका कैदी घर या कारागृह का जो अधीक्षक है उसको बंदनाध्यक्ष कहते थे। द्यूताध्यक्ष है दूत का अधीक्षक। द्यूताध्यक्ष होता था दूत का अधीक्षक। जो दूतों के जो अधीक्षक होता था दूताध्यक्ष होता था। पत्याध्यक्ष होता था पैदल सेना का अध्यक्ष। पताध्यक्ष होता था पैदल सेना का अध्यक्ष। पैदल सेना अध्यक्ष। इसके अलावा हम बात करते हैं रथाध्यक्ष होता था रथ प्रबंध। रथाध्यक्ष होता था रथ प्रबंधन। मानाध्यक्ष होता था काल व सर्वेक्षण का अधिकारी। काल और सर्वेक्षण की जो नीति निर्धारण करता था कि ये कौन सा काल चल रहा है, तो काल व सर्वेक्षण अधिकारी होता था मानाध्यक्ष। इसके अलावा हम बात करते हैं आयुगार अध्यक्ष, मतलब शस्त्रागृह अध्यक्ष। आयुगाराध्यक्ष मतलब है शस्त्रागृह का जो अध्यक्ष होता था उसको आयुगाराध्यक्ष कहते थे। इसके अलावा कुप्पाध्यक्ष, वन उत्पाद और नावाध्यक्ष। कुप्पाध्यक्ष होता था वन प्रबंधन अधिकारी। इसके अलावा जो है नाग वनाध्यक्ष होता था हस्ती वन का प्रबंधक। नाग वनाध्यक्ष होता था हस्ती वन का प्रबंधक। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि मौर्य काल के जो अधिकारी, आपको बताया था कि मौर्य प्रशासन को संभालने के लिए मौर्यकालीन जो अधिकारी थे दोस्तों, तो उन अधिकारियों में जो है मुख्य अधिकारी थे 18 तीर्थ, जिनका वो अर्थशास्त्र उल्लेख करता है। और दूसरे जो लक्ष्य जो अध्यक्ष जो है अधिकारी है उनकी संख्या 24 थी। उनका उल्लेख जो है करते हैं, वो कहता है कि उनको मजिस्ट्रेट कहा जाता था। हर चीज़ का मतलब एक अधिकारी तो मजिस्ट्रेट ही होता है, जैसे एज ए कलेक्टर तो हर एक, जैसे सचिव तो होता था तो उनको मजिस्ट्रेट कहा जाता था, तो उनकी संख्या थी 24। अब हमने आपको अधिकारी बताए। अब हम बात करते हैं मौर्य काल की जो समाज। तो मौर्य काल जो समाज है उसमें अर्थशास्त्र जो कहता है शूद्रों को आर्य। मौर्य काल के जो समाज है उसमें अर्थशास्त्र जो है वो शूद्रों को आर्य कहता है। तथा मौर्य काल के जो समाज के बारे में जो है मेगास्थनीज ने जो विवरण दिया है वो उलट है उसमें, क्योंकि देखो अर्थशास्त्र में 5 जो है मिश्रित जातियों का भी जो है, आर्यों को अर्थशास्त्र कहता है शूद्र। अर्थशास्त्र कहता है आर्यों को शूद्र, मतलब कि मौर्य जो है शूद्र रहे होंगे। और इसके अलावा जो है क्या नाम है, दूसरे जो है इनको जो 5 जो है अंत्यवासिन जो जाति थी, जिसमें मिश्रित जाति जो 5 थी वो अंत्यवासिन जातियां थी। उनका जैसे मिक्स, अम्बिष्टभ, निषाद, पाद, कृष्णल जो आदि थी, जो मिश्रित जातियां थी, अलग अलग जो निम्न जातियां भी मानी गई है, उनको जो है अर्थशास्त्र अंत्यवासिन कहता है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को जो है उस समय जो उसने देखा तत्काल में, तो भारतीय समाज जो है मेगास्थनीज ने 7 भागों में बांटा। किसने? मेगास्थनीज ने।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 भागों में बांटा, जिसमें जो 7 भाग में है उसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक आदि का जो है उल्लेख मेगास्थनीज करता है। मेगास्थनीज ने माना कि भारतीय समाज में जो है उस समय, क्योंकि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को इतना विकसित पाया कि भारतीय समाज में उसको लगा ही नहीं, तो मेगास्थनीज कहता है भारतीय समाज में दास प्रथा जो है वो विद्वान नहीं थी। दास प्रथा जो है विद्वान नहीं थी, मतलब दास प्रथा मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में प्रचलित नहीं थी। उसके अलावा मेगास्थनीज के अलावा जो कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र जो है उस समय के जो अर्थशास्त्र जो मुख्य ग्रंथ है, अर्थशास्त्र जो है 9 प्रकार के जो दासों का वर्णन है, 9 प्रकार के दासों का वर्णन करता है, और नारद पुराण है उसमें 18 प्रकार के जो है दास गिनाए गए हैं। तो लेकिन मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को, उस समय के जो पाटलिपुत्र का जो समाज था उसको बहुत विकसित देखा, तो उसको लगा नहीं। इसके अलावा स्त्री और पुरुष जो है दोनों ही कलाकार थे, दोनों ही भाग लेते थे। उनको रंगोपजीवी और जो पुरुष जो थे कलाकार या जो नृत्य में पारंगत होते हैं, नृत्य पारंगत होते थे, उनको पुरुष जो होता था रंगोपजीवी और महिला को रंगोपजीविनी जो है कहा गया है। जो कलाकार जो व्यक्ति है उनको रंगोपजीवी और रंगोपजीवी कहा गया है। वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को जो है रूपाजीवा जो कहा जाता था। कोई स्त्री वैश्यावृत्ति करती थी तो उसको रूपाजीवा जो है मौर्य काल में कहा गया। अब हम बात करते हैं मौर्य काल की जो आर्थिक स्थिति। मौर्य काल में जो कृषि भूमि है उसको मैंने बताया था, सीखा था, दक्ष कहते हैं। हल की जो है फसल है वो वहां पर जो कृषक और कदर है उसमें उसका उल्लेख होता है। कृषि और जो करदकारी होते थे, मेगास्थनीज भी इस चीज का उल्लेख करता है। मौर्य काल में सर्वप्रथम जो छल्लेदार जो कुएं जो बने होते हैं, जो छल्ले बना के जो कुएं, उन छल्ले वाले कुएं का जो है मौर्य काल में उल्लेख होता है। मौर्य काल के अब हम बात करें तो मौर्य काल के जैसे जो है मौर्य काल की जो, अब हमने बताया कि मौर्य काल की जो विशेषताएं के बारे में, हम प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मौर्य काल की जो कृषि विशेषता थी वो उल्लेखनीय थी। मौर्य काल में उद्योग धंधे अपनी जो है पूरी उस पे थे। जो मेगास्थनीज है वो भी भारतीय कृषि के, और मौर्य काल में जो प्रथम पहली बार छल्लेदार कुएं का उल्लेख मिलता है। अकाल नहीं पड़ने का जो है मौर्य काल उल्लेख देता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के सहगोरा और महास्थान अभिलेख दुर्भिक्ष मतलब अकाल का वर्णन देते हैं कि मौर्य काल में अकाल पड़ता था। क्योंकि मौर्य काल में अकाल पड़ता था, इसीलिए आपको बताया था पिछली कक्षा में कि मौर्य काल में जो मगध में अकाल पड़ा उसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य मगध छोड़ के दक्षिण भारतीय श्रवणबेलगोला चले गए थे। मौर्य काल में उद्योग धंधे भी अपनी उन्नत अवस्था में थे। अशोक ने भी अपने जो लघु शिलालेख, अशोक ने अपने लघु शिलालेखों में, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और बृहत शिलालेखों में जो है मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में, मौर्यकालीन जो राज्याज्ञा दी थी तो उन राज्याज्ञाओं का जो है अशोक वर्णन करता है। मौर्य काल में जो शिक्षा और साहित्य था उसकी उन्नति के जो मुख्य केंद्र थे वो थे तक्षशिला, क्योंकि अर्थ जो है अर्थशास्त्र के जो खुद रचयिता थे कौटिल्य, वो भी तक्षशिला के छात्र थे। तक्षशिला और वाराणसी मौर्य काल में मुख्य जो है शिक्षा के केंद्र थे। मौर्य काल में जो है लिपि है, उस समय जो लिपि की बात करते हैं तो हम विशेषताओं में मौर्य काल में जो है अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं वो सारी लिपियों में, तो मौर्य काल में लिपि है ब्राह्मी, खरोष्ठी, जो खरोष्ठी अभिलेख के जो अभिलेख मिले हैं वो है सहवाजगढ़ी पाकिस्तान और
मनसेहरा, यूनानी और ग्रीक लिपि, यूनानी और ग्रीक लिपि, कांधार और लगमान, अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले तो लिपि भी उनको लिपि का ज्ञान था विशेषताओं में। कला में जो मौर्य काल की जो कला के बारे बातें होती है तो मौर्य काल में सांची और भरूत स्तंभ मौर्यकालीन कला के जो है उत्कृष्ट नमूने थे, जिनमें उल्टे कमल पे जो लटकी हुई मूर्ति तथा मेगास्थनीज में ने भी मौर्य काल के जो है उनके बारे में बात की। आपको पिछली कक्षा में बताया कि मौर्य काल में कृषि व्यवस्था उन्नत थी, मौर्य काल के जो राज्य थे वो अच्छी उन्नति पे थे। इसीलिए जब अशोक ने 20वें वर्ष में अपने शासन के जब 20वें वर्ष में लुम्बिनी वन की यात्रा की तो वहां पर कर की मात्रा को घटाकर 1/8 जो है भाग कर दिया था। इसके अलावा जो आपको मैंने आज जो क्लास में आपको मैंने बताया, देखो एक बार रिवाइज करते हैं। अब हमने बात की किस किस पे, जो आज हमारे जो टॉपिक थे उसमें हमने बात की पहले आज हमने बात की आज हमने दोस्तों बात की मौर्यकालीन जो पहले ही सबसे पहले नगर प्रबंध। तो मैंने नगर प्रबंध में बताया कि मौर्य काल का जो पहली बात की हमने सबसे पहले की मौर्यकालीन प्रशासनिक क्षेत्र, मौर्यकालीन के जो प्रशासनिक क्षेत्र दोस्तों, तो पहले मैंने आपको जो पहली बात की, जो सबसे पहले बात की दोस्तों प्रशासनिक क्षेत्र, तो मौर्य काल का प्रशासन मैंने बताया कि आपको जो प्रशासनिक जो क्षेत्र बटे हुए थे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और मध्य भाग में। उत्तरी पश्चिम की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, मध्य भारत की जो है पाटलिपुत्र थी, दक्षिण भारत की सुवर्णगिरी थी, पूर्वी भाग की तोसली थी और पश्चिम भाग की अवंती उज्जैनी थी। उसके बाद में हमने बात की नगर प्रबंध। तो नगर प्रबंध को देखने के लिए मैंने बताया कि मेगास्थनीज द्वारा जो निर्मित थी 6 समितियां, जिनमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, वो नगर प्रबंध देखती थी। ग्राम प्रशासन में जो है ग्रामीणी और वो अधिकारी होते थे, उसकी बात की हमने ग्राम प्रशासन की कि मौर्य काल के जो ग्राम प्रशासन वो स्थानीय से लेकर और गोप तक जो भाग है उसमें बटा हुआ था। मौर्य काल के जो न्यायिक व्यवस्था की बात की तो न्यायिक व्यवस्था में देखा मौर्य काल के जो न्याय थे वो धर्म स्थनीय और कंटक शोधन मतलब क्रमशः दीवानी और फौजदारी न्यायालय के जो है मुकदमे सुने जाते थे। न्याय व्यवस्था के बाद में हमने बात की मौर्य काल की जो सैन्य संचालन की, कि मौर्य काल में सैन्य संचालन के लिए भी जो है समितियां थी। सेना का जो मुख्य अधिकारी होता था, सेनापति होता था, उसकी सहायता करने के लिए नायक होता था। इसके अलावा हमने मौर्यकालीन जो पूरे अधिकारी है, तो मौर्यकालीन जो है अधिकारी, मौर्यकालीन जो अधिकारी है जिनकी संख्या 24 है, उन अधिकारियों की बात की कि उनको कितना वेतन मिलता था, कौन से अध्यक्ष को वो संभालता था। उसके अलावा हमने बात की मौर्यकालीन समाज। तो मौर्यकालीन समाज में हमने बात की कि मौर्य काल में जो है मेगास्थनीज 7 प्रकार के जो जातियां बताता है कि भारत में 7 जातियां थी। अर्थशास्त्र जो है मिश्रित जातियां का उल्लेख करता है, निम्न जातियों को करता है, शूद्रों का उल्लेख करता है, या फिर मौर्यकालीन का जो वर्ग था जाति विभाजन उसका वर्ग करता है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी उसका वर्णन करता है। स्त्री पुरुषों के कार्यकलापों के बारे में बात करते हैं। और उसके अलावा मौर्य काल में देखते हैं कि दास जो प्रथा है वो भी विद्यमान थी, तो उसके बारे में भी हमने बात की। इसके अलावा मौर्य काल के जो है कृषि कार्य, कि मौर्य काल में जो कृषि कार्य होते थे या फिर उनकी आर्थिक स्थिति, कृषि कार्य या फिर उनकी आर्थिक स्थिति जो है कैसी थी, मतलब कृषि पर निर्भर थे और उनके जो है व्यापार चलते थे, स्वर्ण सिक्के और वो भी मिले। इसके अलावा उनका जो है मौर्य काल के जो है उद्योग और धंधों पे हमने बात की। मौर्य काल के उद्योग और धंधे, कला व संस्कृति, मौर्यकालीन लिपि के बारे में आज हमने बात की थी।
अब दोस्तों, अब हम अगली कक्षा में जो हम बात करेंगे तो मौर्य काल के बाद में आता है मौर्यों का उत्तर काल। मौर्योत्तर काल, जिसमें अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र राजा बना। पुष्यमित्र के बाद में जो है उसको शुंग वंश कहते हैं। शुंग वंश के बाद में कर्ण वंश आया, तो उस समय की बात करते हैं। और उसी समय के जो भारत के जो प्राचीन जो भारत है, जो प्राचीन भारत है, उसमें जो विदेशी यात्री आए, शक, पल्लव, पाहलियन, पहल आदि जो है, उनका उल्लेख हम अगली कक्षा में करेंगे।